पहले तो अपन, मैंने वो चैप्टर एक और भेजा है, ये वाला होगा आज। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम मतलब ले लेंगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। नहीं, क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है वो अभी, क्यों मैं क्वेश्चन तो आपको लिखवाना ही पड़ेंगे क्योंकि वो पीडीएफ बन नहीं पाया था। हम्म, अरे यही वो नहीं है, दूसरी है, इसको हटाएंगे कैसे? एक चैप्टर की और भेजी थी। ये वाला भी होगा क्या? क्या? वो तो एनसीईआरटी है। कौन सा डॉक्यूमेंट? कहाँ से हुआ बैन? पहले तो अपन वो चैप्टर ही खोलना था, एक मिनट वो बता दूंगा मैं। माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है उसका पीडीएफ है, हाँ, माइक्रोब्स की एनसीईआरटी। पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं उसको, ठीक है? अब इसको कैसे नीचे करें? देखो वो दो चीज़ें बताई थी, एक मैंने आप लोगों को प्लॉइडी बताई थी, ठीक है, कि प्लॉइडी के बारे में बताया था। मैं आज कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि आप लोगों को यहीं पे सीधा लिखवा के वो क्वेश्चंस अपन जेनेटिक्स के कर रहे हैं, मतलब पेडिग्री के। पहले ये लिख लेना एक प्लॉइडी का। तो प्लॉइडी यूप्लॉइडी होता है ना, उसमें डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, उस टाइप से बढ़ते हैं। जबकि ये एन्यूप्लॉइडी होता है, इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है या घटता है, ठीक। तो जैसे इसमें क्या होता है, हाँ हाँ, ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, और भी वो हेक्सा वगैरह कुछ नहीं। जब देखो 2n-2 लिखा है, मतलब दो क्रोमोसोम के सेट कम हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? निल्लीसोमी, ठीक। क्या बोलते हैं? निल्लीसोमी। अगला लिखे 2n-1, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हटा है, तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और 2n+1 यानी बढ़ गया एक, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। अब ठीक है यार, जो भी है, तो क्या बोलते हैं इसको?
ट्राइसोमी, ट्राइसोमी कौन से सिंड्रोम में बताई थी? डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार, ये क्या क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम के सेट के हिसाब से घटना या बढ़ना, तो उसको जो है यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के बारे में बताया हुआ है। एन्यूप्लॉइडी में जो होता है एडिशन और लॉस होता है क्रोमोसोम का, जबकि इसमें जो यूप्लॉइडी है इसमें जब बढ़ता 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 है, डिप्लॉइड हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है, वैसा। एन्यूप्लॉइडी में तो सेट हो रहा है क्रोमोसोम किस सेट को, कम गायब कम सेट में से, जबकि ये इसमें क्या हो रहा है, पूरा सेट ही गायब या बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, सॉरी घट नहीं रहा है। लिख लिया ये, लिख लिया ये आप लोगों ने? क्या मुझे तो बोला उन्होंने आपको सर फोटोकॉपी निकाल के दे देंगे। एक तरफ ये बोलते हैं हम मॉड्यूल करेंगे क्या, एक तरफ ये लिख लिया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने बताया था आप लोग, क्या बताया था क्रिस क्रॉस? हाँ, क्रिस क्रॉस क्या बताया था? फादर से किस में जाता है पहले तो? डॉटर में। डॉटर क्या होती है उसकी? कैरियर होती है। और उसकी डॉटर से किस में जाता है? ग्रैंडसन में, ठीक है। और मदर से किस में जाता है? सन में। सन से किस में जाता है? डॉटर, ग्रैंड डॉटर में, ठीक है। ये क्या था? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या था ये? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। किसी क्रोमोसोम के सेट में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? एन्यूप्लॉइडी। जैसे आपने डाउन सिंड्रोम के केस में देखा था, तो जो डाउन सिंड्रोम था वो 21st ट्राइसोमी बोला था उसको, यानी एक क्रोमोसोम का नंबर 21st नंबर पर क्या हो गया था? बढ़ गया था। कितने क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा था? एक। तो इसलिए उसको क्या बोलते था? ट्राइसोमी। अब जैसे आपने, हाँ, तो उसमें कम नहीं होगा, उसमें होगा पूरा क्रोमोसोम का सेट पे, मतलब सेट एक्स बढ़ गया, पूरा 2 बढ़ गए, ठीक, पूरा सेट बढ़ेगा। इसमें सेट में से बढ़ेंगे, हाँ, बढ़ेंगे या घटेंगे, आ गया समझ में? हाँ, तो वैसा, इसलिए ये बढ़ रहे। हाँ, जैसे टर्नल सिंड्रोम था, तो टर्नल सिंड्रोम में क्या हो गया था? सेट में से एक क्रोमोसोम कम हुआ था, तो वो क्या था? एक क्रोमोसोम कम हुआ था, मतलब मोनोसोम, ठीक। 2 होंगे तो नल्लीसोमी। चलो ये लिख लिया। अब एक बार क्रिस क्रॉस एक और बार लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगा। बस अब, हाँ, पेडिग्री के करेंगे, पूरे नहीं, पूरे देंगे सोमवार को। अभी कुछ आप सोमवार को उन क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देना, दिवाली के बाद जब नेक्स्ट क्लास जैसी होगी जो भी, उसमें अपन तो टेस्ट, तो 150 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं वैसे भी आप लोगों को। 150 क्वेश्चन आप 2 दिन में लगा दोगे क्या? तो 2 दिन बाद ही उसका वो ले लेंगे अपन, डाउट स्टेशन। अगर जैसे मंडे को मैंने आप लोगों को वो सीट दे दी 150 क्वेश्चन की, अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, अभी तो मैं बना रहा हूँ ना, बोल तो रहा था मैं कि अलग अलग बुक्स। क्या क्या करने, क्या समझ नहीं आया? अरे अगर देखो उन्होंने निकाल के सोमवार को नहीं दी, तो फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों को, बोल दूंगा उनको एक बार कि मॉड्यूल दे दो। वरना मैं जो 150 क्वेश्चन दूंगा उसमें इतने क्वेश्चन है कि मैंने अलग अलग 3-4 बुक से वो क्वेश्चंस लिए हैं, और कुछ टेस्ट पेपर से भी निकाले उन क्वेश्चंस को मैंने, और पूरे एनसीईआरटी वाली है। हाँ, आंसर की, हाँ आंसर की बना देंगे ना, पीछे उसी जो
आपको नोट्स मिलेंगे जो क्वेश्चन के, तो उसी के अंदर लास्ट के पेज में आंसर की होगी उसमें। मंडे को मिल जाएंगे आप लोगों को, काम चल रहा है उसी पे प्रोसेस। अब देखो यार, मेरे भी कॉलेज का काम होता है, फिर उसके बाद में इस कोचिंग का काम होता है, 11th का काम होता है। अभी उन्होंने 3-4, हाँ पीडीएफ डाल दूंगा अगर जैसे ही बन जाएगा। एक बार और लिख लो अभी क्वेश्चन की वजह से। देखो मैंने आप लोगों को बताया था पेडिग्री के अंदर कि अगर स्किप जनरेशन आती है तो वो क्या माना जाता है, रेसेसिव। और अगर जनरेशन स्किप नहीं आती तो उसको क्या माना जाता है, डोमिनेंट। तो 3 स्टेप मैंने आप लोगों को लिखाई थी पहचानने के लिए। सबसे पहला क्या लिखना है कि जनरेशन लिखना होता है, मार्क आउट द जनरेशन होता है। फिर उसके बाद में जनरेशन देखना होता है कि स्किप तो नहीं है या फिर है। ठीक, ये 3 चीज बताई थी। तो उससे आपको क्या पता चल रहा था, डोमिनेंट और रेसेसिव पता चल रहा था। अब कोई भी डिसीज एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, वो कैसे पता करें। तो ऑटोसोमल में क्या होता है, हमेशा बेटा बेटी में फर्क नहीं होता। ठीक, मतलब लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर पेरेंट में है या पेरेंट कैरियर है उसके, तो वो बेटे में भी जा सकता है, बेटी में भी जा सकता है। किस में जा सकता है, बेटे और बेटी, और नहीं भी जा सकता अगर कैरियर है तो। ठीक, और अगर एक्स लिंक्ड की बात करें तो एक्स लिंक्ड में हमेशा पहले बेटी में जाएगा। किस में जाएगा, बेटी में। और अगर आपने 3 जनरेशन देख रहे हो, 3 जनरेशन देख रहे हो, तो बेटी से अगर ग्रैंड सन में जा रहा है, किस में जा रहा है, ग्रैंड सन में, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। या फिर मम्मी से बेटे में जा रहा है, किस में जा रहा है, बेटे में। और बेटे से 3rd जनरेशन में आप देखो तो ग्रैंड डॉटर में जा रहा है, किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है। तो आप देखोगे कि वो कौन सा होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या रेसेसिव। लेकिन अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो वो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। अब ये क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको देख के आप बताओ। समझ आ गया बेटा, आगे क्या बोला मैंने, क्या बोला, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होगा, एक्स लिंक्ड होगा। और ऑटोसोमल में क्या होता है, मम्मी पापा का फर्क नहीं होता, मतलब बेटा बेटी का भेदभाव नहीं है। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। कुछ पूछना था बेटा तुमको, आगे फीमेल की, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा उसमें फीमेल हमेशा, डिसऑर्डर थोड़ा ना जाएगा, ऐसा थोड़ा ना बोला था, कैरियर होगी फीमेल ऐसा बोला था। हाँ, जो पेरेंट्स में मेल अफेक्टेड होगा, चिल्ड्रंस में मेल कैसे अफेक्टेड होगा। मैंने क्रिस क्रॉस में क्या बोला, एक मिनट, फिर किसके बारे में पूछ रहा हूँ। क्रिस क्रॉस में मैंने क्या बोला कि पापा से बेटी में जा रहा है, पापा से किस में जा रहा है, बेटी में, और बेटी से किस में जा रहा है, ग्रैंडसन में। और लेकिन अगर देखा जाए तो पापा से किस में गया, बेटे में गया, पापा से किस में गया, बेटे में गया, तो वो एक्स लिंक्ड नहीं है। अगर पापा से बेटे में जा रहा है डायरेक्टली तो वो एक्स लिंक्ड नहीं है, सीधा ऑटोसोमल है। वो क्या है, ऑटोसोमल। एक वाई लिंक्ड डिसऑर्डर भी होता है जो हमेशा लड़कों में ही होता है। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर हमेशा लड़कों में होता है। अगर आपने देखा कि 3 जनरेशन तक वाई 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 आ रहा है, मतलब हमेशा लड़के ही उसके क्या हो रहे हैं, डिसीज के अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वाई लिंक्ड मान लोगे उसको। क्या मान लोगे, वाई लिंक्ड में रेसेसिव डोमिनेंट कुछ नहीं होता, वाई लिंक होता है, उसमें रेसेसिव या डोमिनेंट जैसा वर्ड नहीं आता। लेकिन यदि आपने देखा कि एक चार्ट है जो कि बना हुआ है, उस चार्ट में आप देख रहे हो कि पहले पापा से बेटी में गया, तो देखते से ही आप बोल दो कि ये एक्स लिंक्ड है। क्या है ये, एक क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ, उसको देख के बताना। बताऊंगा मैं अभी, उसका भी एक क्वेश्चन है।
बताओ ये क्या होगा, बताओ, देख के बताओ क्या लग रहा है। सबसे पहले तो रेसेसिव है या डोमिनेंट, डोमिनेंट है या रेसेसिव है, सबसे पहले ये बताओ। कितने लोग बोल रहे हैं डोमिनेंट और कितने लोग बोल रहे हैं रेसेसिव? डोमिनेंट वाले क्यों बोल रहे हो डोमिनेंट? यहाँ ये स्कीपिंग आ रही है, दिख रही है, ये स्कीपिंग दिख रही है, तो इसलिए क्या होगा, रेसेसिव होगा। तो वही तो बोला मैंने कि रेसेसिव है। मैं डोमिनेंट वालों से पूछ रहा हूँ कि उन्होंने डोमिनेंट क्यों बोला, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उन्होंने डोमिनेंट, आपने क्या सोच के बोला डोमिनेंट, कि स्किप जनरेशन नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जनरेशन मार्क करो, 1 2 और ये 3 जनरेशन। कितनी जनरेशन? 3 जनरेशन। आपने देखा फर्स्ट जनरेशन में मदर क्या थी, अफेक्टेड थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में देखा तो ये वाले क्या अफेक्टेड दिख रहे आपको? क्या ये वाले अफेक्टेड दिख रहे? नहीं, ये लोग अफेक्टेड है लेकिन ये नहीं है। आया समझ में? स्किप जनरेशन कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ। ये वाले क्या है, अफेक्टेड है लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर तो स्किप जनरेशन अभी नहीं हुआ है। अब आगे देखा तो इनसे वही अफेक्टेड हुए, लेकिन अगर ये अफेक्टेड नहीं थे तो लेकिन इनके क्या हो गई, ये अफेक्टेड हुआ, तो ये स्किप जनरेशन उसको बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? कि ये तो अफेक्टेड नहीं थे लेकिन ये अफेक्टेड हुए, तो यहाँ पर जनरेशन स्किप हुआ या नहीं हुआ? यहाँ जनरेशन स्किप हुआ या नहीं हुआ? मतलब फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड नहीं थे लेकिन सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड आया, तो क्या हुआ, स्किप जनरेशन आया। सर वो भी अगर अनअफेक्टेड होता तो? कौन? वो नीचे वाला। ये भी अगर अनअफेक्टेड होता तो 2 बार स्किप जनरेशन रेसेसिव ही होगा फिर तो। नहीं, उसके नीचे दिए ही नहीं है। किसके नीचे नहीं दिया? उसकी जनरेशन दी ही नहीं, मान लो। इसके नीचे दिया ही नहीं है। हाँ, मतलब जैसे मान लो नहीं होता सर, वो वाला अनअफेक्टेड है। मतलब ये वाला तुम बोल रहे हो छुपा दो, पूरा हटा देते हैं, मतलब इनके बच्चे हुए ही नहीं है, ऐसा मान रहे हो? फिर तो ये कह रहा है अगर वो रेड की जगह डैश हटा दो उसके स्क्वायर के, हाँ, तो क्या होता? इसकी जगह क्या हटा दो? इसके डैश हटा दो, ये नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, तो 2 बार स्किप जनरेशन आ जाता ना, तब भी रेसेसिव ही बोला जाता। पर उसका दिया ही नहीं है अपन को आगे। आगे उस लड़के का पता ही नहीं कि शादी वादी हुई है, मर गई, क्या हो गया वो पता ही नहीं चला, तो क्या पता। अरे तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? पहली बात तो सीधी सी ये चीज सोचो ना कि यहाँ पर तो एक स्किप जनरेशन आ गई, अगर 2 बार भी स्किप जनरेशन आ रही है तो वो तो रेसेसिव ही माना जाएगा। भले 4 बार स्किप जनरेशन आ गई, आया है कि उसका डिसीज तो किस में नहीं आया? उस फैमिली में डिसीज तो वो तो स्किप जनरेशन उसको भी तो माना जाएंगे, अगर डिसीज नहीं आया तो भी। डोमिनेंट हुआ तो मतलब सब में आना चाहिए। हाँ, अगर डोमिनेंट है मतलब सब में होना चाहिए। डोमिनेंट है तो वो क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर तो है ही सही, ठीक है। और रेसेसिव है मतलब स्किप जनरेशन आ रही है। आपको समझ नहीं आया बेटा? एक बार और बोल रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है, सेकंड जनरेशन। आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी, अफेक्टेड थी। क्या थी फर्स्ट जनरेशन? सुन लो एक बार, फर्स्ट जनरेशन क्या थी, अफेक्टेड थी। आपने यहाँ देखा तो सेकंड जनरेशन में यहाँ ये वाले अफेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है? ये वाले अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये वाले अफेक्टेड है, ठीक। अब अगर इस अफेक्टेड वाले की भी किसी और से शादी की जाती नॉर्मल से, और अगर अगले भी अफेक्टेड आते तो वो क्या मानी जाती, थर्ड जनरेशन भी अफेक्टेड है मानी जाती। लेकिन यहाँ देखा तो ये दोनों नॉर्मल थे, ये जो मेल था ये क्या था, नॉर्मल था, लेकिन फीमेल क्या थी, अफेक्टेड नहीं थी, वो भी नॉर्मल से शादी करी है। लेकिन अगी जनरेशन देखा तो उसमें क्या देख लिया, अफेक्टेड दिखा। तो इन दोनों के बीच को अगर देखा जाए तो ये स्किप जनरेशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर इतना पूरा हटा दो, आप क्या हटा दो, इस पूरे को हटा दो और सिर्फ इतने को देखो तो क्या जनरेशन स्किप है, तो इसको क्या बोल दिया, रेसेसिव। रेसेसिव बोला। अब ये बताओ ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल देखा जाए तो बेटों में हुआ। क्या हुआ? बेटों में हुआ, हुआ नहीं हुआ। और फिर आपने क्या देखा था, क्रिस क्रॉस जब लिखाया था तो क्या बोला था कि मदर से सन में जाता है, सन से डॉटर में जाता है। दिखाई दे रहा है सन से डॉटर में जाता हुआ। मदर से किस में जाता है, सन में। सन से किस में जाता है, डॉटर में। तो दिखाई दे रहा है सन से डॉटर में जाते हुए। तो ये कौन सा हो गया, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। आई बात समझ सबको? क्या हुआ ये एक्स लिंक? ऐसे कि मैंने क्रिस क्रॉस में क्या बताया था कि मदर से किस में जाता है, सन में जाता है, सन से किस में जाता है, ग्रैंड डॉटर में जाता है।
किसमें? ये तो स्किप जनरेशन है, उसको मत देखो अभी, ये जनरेशन स्किप्ड है, ठीक। तो यहाँ तो ये नॉर्मल थे और वो इधर से आया है। आप इस वाले को देखो, इस वाले चार्ट को आप, ठीक। तो किस में गया? मदर से। इधर तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ भी सन में गया है, तो ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल सन में जाएगा ही नहीं, लेकिन डॉटर में भी जाएगा, ठीक है, दोनों में जाएगा, ऐसी बात है। क्रिस क्रॉस में मैंने क्या बताया था कि मदर से किस में जाता है? सन में। सन से किस में जाता है? ग्रैंड डॉटर में, तो गया ग्रैंड डॉटर में, ठीक। तो इस वजह से ये कौन सा होगा? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इतनी बात सबको समझ आई? कितना, कौन सा होगा ये? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, समझ आई? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, तुम्हें समझ नहीं आया क्या बेटा? वही तो बता रहा हूं मैं कि क्रिस क्रॉस में आपने क्या देखा था। मैंने क्या बोला कि क्रिस क्रॉस में आपने देखा कि मदर से सन में जाता है। किस में जाता है? सन में जाता है। कहाँ गया बेटी में? ये कोई और की फैमिली से आई हुई है, ये तो किसी और की फैमिली से आई हुई है ना। तो अरे बहू को बेटी बोला जाता है, लेकिन वो बहू है, भले बोला जाता है, लेकिन ये किसी और की फैमिली, वो बेटी नहीं है उनकी, ठीक है, ये किसी और की फैमिली से आई हुई है। तो आपने देखा कि मदर से किस में गया? सन में। सन से किस में गया? ग्रैंड डॉटर में। तो यहाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसलिए कौन सा हो गया? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हुआ। तो मेल भी तो अफेक्ट, ऐसा तो लिखा नहीं था क्रिस क्रॉस में कि मेल अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा? ऑटोसोमल में बेटा यहाँ देखो, फर्स्ट जनरेशन में अगर ऑटोसोमल होता फर्स्ट जनरेशन में, तो बेटी भी तो यहाँ से इधर देखा जाए तो ये वाला भी तो अफेक्टेड होता। हाँ हाँ, तो नहीं करी तो 3 बेटे हुए ना उनको। तो यहाँ देखो ना, पहली बात तो एक अफेक्टेड नहीं हुआ, यहाँ पर ये वाला भी तो अफेक्टेड होता अगर होता तो। हाँ, तो तब डोमिनेंट हो जाता, पर यहाँ रेसेसिव की बात चल रही है। तो अरे 3 बेटे हुए उनको, ठीक, एक नहीं हुआ, पहली बात तो ये। आगे देखो यहाँ पर, जब इस बेटे ने शादी नहीं की, इस बेटे ने शादी की, तो वो भी किससे की? अफेक्टेड से की। अफेक्टेड से करने के बाद में देखा तो 2 बेटों को भी गया है और बेटी को भी गया, गया नहीं गया, तो इसलिए एक्स लिंक्ड होगा। क्या होगा? एक्स लिंक्ड। समझ आया सबको? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देख लो अगला। क्या यहीं से शुरू है? हाँ, क्योंकि वो क्या पीडीएफ बन नहीं पाया है क्वेश्चन का, तो मैं सीधा अभी ऐसे ही करवा रहा हूँ। बाकी वो आप लोगों को फिर अभी क्या आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। तो जब आप लोगों को वो जो चार्ट मिलेगा, मतलब वो नोट्स मिलेंगे, उसमें आप लोग वो क्वेश्चन कर लेना 50-60 जितने भी पेडिग्री के। वो मैं बता रहा हूँ आगे, सब बताऊंगा, रुको अभी। ये बनाना हो तो बना भी सकते हो। चलो इसमें बताओ डोमिनेंट और रेसेसिव। सबसे पहले तो कितने लोग डोमिनेंट बोल रहे हैं? सभी लोग, सभी डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं है, तो ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा। सबसे पहले लिख दो डोमिनेंट। अब ये बताओ ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? पहचान। क्यों बोला ऑटोसोमल तुमने? बेटा बेटी दोनों में जा रहा है, तो कौन सी डिसीज है ये? ऑटोसोमल। क्या? साइटोप्लाज्म। कैसे? हाँ हाँ, और आगे? ऐसा थोड़ा ना होता ऑटोसोमल में। तो आप देखा ऑटोसोमल में मैंने बोला था कि मम्मी से या पापा, कोई भी, अगर मम्मी अफेक्टेड है या पापा मम्मी दोनों कैरियर है उसके ऑटोसोमल डिसीज में, तो वो दोनों में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोसोमल नहीं, नहीं नहीं हो सकती एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कैसे हो जाएगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट? मैंने क्या बोला था कि एक आप वो क्रिस क्रॉस वाला पॉइंट याद रखो,
एक्स लिंक्ड हमेशा तभी आएगा कि जब किस में जा रहा है, फीमेल से किस में जाता था, सन में, सन से किस में जा रहा था, ग्रैंड डॉटर में, डॉटर से ग्रैंड डॉटर में, ठीक है, सन से किस में जा रहा है, ग्रैंड डॉटर। यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप सीधा ये तो दिमाग लगाओ ही मत कि ये कोई और होगा, ठीक, क्या एक्स लिंक होगा। अगर आपको दोनों में दिखाई दे रहा है बेटा बेटी में, तो इतना सोचो ही मत कि ये एक्स लिंक होगा या फिर वो होगा। इतनी बात समझ आती है आप लोगों को? हाँ, अगर आप बोल रहे हो फीमेल डोमिनेंट है, मतलब ऐसी बात बोल रहे हो कि ये एक्स सी एक्स ये वाला डोमिनेंट में, एक्स सी दोनों मतलब फीमेल है, और ये क्या है फिर मेल। सबसे पहली बात तो देखो, मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशन लिखवाई थी। एक बात बताता हूँ, डोमिनेंट और रेसेसिव में बात की जाए, अगर डोमिनेंट तभी अफेक्टेड होता था, डोमिनेंट कब अफेक्ट होता था, जब कैपिटल ए हो, कैपिटल ए स्मॉल ए हो, इस टाइप की कंडीशन हो तो डोमिनेंट रहता था, अफेक्टेड रहता था, नहीं रहता था। मैंने बोला था ना ऐसा कुछ कि अगर इस टाइप की कंडीशन हो तो डोमिनेंट अफेक्टेड होता था, ठीक। अब रेसेसिव में बोला था मैंने कि हमेशा स्मॉल ए वाला होगा तो ही वो अफेक्टेड होगा। तो ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर इसको आपने माना कि ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या है ये, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये है स्मॉल ए होम हो जाएगा। क्या है ये, स्मॉल ए होम हो जाएगा। अब यहाँ जो पैदा हुआ, जो लड़की पैदा हुई वो क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, होगी नहीं होगी। लड़की जो हुई वो क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, अफेक्टेड हुई नहीं हुई। यहाँ जो लड़का हुआ वो क्या होगा, लड़का जो हुआ वो क्या होगा, तो ये यहाँ पर ऊपर से होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस बनेगा। हाँ, फीमेल को क्या ले लेंगे, तो तभी तो डोमिनेंट कंडीशन बोला है इसको, फिर वो तो रेसेसिव हो जाएगा ना। अगर कैपिटल ए ले डोमिनेंट में, अगर मानो यहाँ पर बोल रहे हो तुम कैपिटल ए लिया और इसको लिया स्मॉल ए, सुन लो, तो कैपिटल ए लिया तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए ही बनेगा, तो ये डोमिनेंट कंडीशन होगी नहीं होगी, अभी भी डोमिनेंट माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप वो ले रहे हो या ये ले रहे हो। कई बार क्या होता है, इस टाइप का डायग्राम दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये गैमीट बताओ, बोला जाता नहीं बोला जाता। क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि आपने देखा कि आपने ये डायग्राम को पहचान लिया, सबसे पहले तो पहचान लिया, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैमीट मदर फादर के या फिर बच्चों के गैमीट के जीनोटाइप बताओ, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा या डोमिनेंट देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में दो ख्याल आना चाहिए, उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल है, या फिर जोन सा भी वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक। तुम पूछ रहे हो कि अगर इसको कैपिटल ए लिया जाए, ठीक, और अगर ये स्मॉल ए लिया जाए तो भी रेसेसिव कैसे होगा। नहीं, तब भी नहीं होगी। अगर बेटा बेटी दोनों में जा रहा है तो एक्स लिंक हो ही नहीं सकती, आप एक्स लिंक तभी माना जाएगा। हाँ, पहला वाला पेडिग्री, ये देखो फर्स्ट पेडिग्री, आई समझ में। आप लोग फोटो खींच के गूगल पे सर्च कर रहे थे सर सही बता रहे नहीं बता रहे, आगे इतना समझ में। हाँ बता रहा हूँ एक एक करके, इसीलिए क्वेश्चंस मैं इधर लेकर आया ना कि अच्छे से समझा दे अपन। हाँ वो भी बता दूंगा मैं, अभी पहले ये तो देख ले अपन, सीख तो ले पहले कि करते कैसे, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। हाँ, कौन सा वाला अलग लग रहा है, तो बुक पहले मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि सीख लो पहले, वो बुक वाला भी करेंगे अपन। ये वाला साइटोप्लाज्मिक लग रहा है, कौन अभी भी हो गया क्लियर। तो ये मैंने क्या बोला कि अगर बेटा बेटी दोनों में जा रहा है तो सीधी सी क्या बात मानो आप, कौन सा है वो, ऑटोसोमल। डोमिनेंट का समझ आया कैसे, स्किप जनरेशन नहीं आ रही, मतलब क्या है वो, डोमिनेंट है। आया बेटा समझ में आप लोगों को, समझ में आया पीछे आप दोनों को। आगे एक और देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो,
बताओ ये क्या होगा? बताओ क्या समझ आ रहा है इसको देख के आप? ऑटोसोमल है, सबका मानना है ये ऑटोसोमल है। देख लो आराम से देखो क्या है ये, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? वाई लिंक्ड है ये। क्या है ये? वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि वाई मेल से दोनों मेल ही अफेक्ट हुए, फीमेल ना तो कैरियर है ना ही कुछ है, तो ये क्या होगा? ये वाई लिंक्ड। इसमें डोमिनेंट रेसेसिव नहीं होता, ठीक? वाई लिंक्ड होता है, इसमें ना तो डोमिनेंट होता है ना ही रेसेसिव होता है। स्किप जनरेशन वगैरह इसमें नहीं देखा जाता। आगे इसमें प्रीवियस वापस निकालो। हाँ, फीमेल एक्स ए है, ठीक। अरे बहुत बड़ा था ये। फीमेल एक्स ए है, एक्स एक्स है, हाँ। उसके ऊपर है कैपिटल ए, ठीक है। मेल क्या है? नॉर्मल एक्स वाई है, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं। अब अगर इसका क्रॉस पहले सबसे पहले इससे हुआ होगा तो ये क्या बनेगा? एक्स ए एक्स बना होगा। अगला देखो कि आपने बोला सबसे पहले डोमिनेंट फीचर में, क्या बोला? डोमिनेंट में। तो यहाँ ये अफेक्टेड हुई, मतलब डोमिनेंट फीचर आ रहा है, नहीं आ रहा? तो डोमिनेंट क्या क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल है, तो यहाँ पर देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, ठीक। अगला इसका ही क्रॉस वापस से इसके उससे हुआ तो क्या बना? क्या बनेगा? एक्स ए वाई। डोमिनेंट नेचर में ये भी तो अफेक्टेड हुआ नहीं हुआ? अब आगे देखा, इसके आगे भी करें। आगे देखा तो इसकी जो हुई है नॉर्मल फीमेल से शादी हुई है, एक्स ए सॉरी ए मतलब, ठीक। किससे शादी हुई? नॉर्मल से। किससे हुई है? नॉर्मल से। तो आपने देखा नॉर्मल से हुई तो ये एक्स ए वाई इस एक्स एक्स से हुआ सबसे पहले, लेकिन यहाँ बेटा पैदा हुआ तो एक्स ए क्या बना? बेटा पैदा हुआ तो इस एक्स ने किसके साथ में क्रॉस किया? यहाँ सबसे पहले कौन हुआ? बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा। तो यहाँ पापा से किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? सन में जा रहा है। तो इसका क्या होगा बताओ जरा? एक्स वाई। क्या होगा इसका? एक्स वाई। तो यहाँ पर एक, लेकिन ये क्या हुआ है? अफेक्टेड हुआ है। क्या हुआ है? ये एक्स लिंक्ड है। क्या है ये? एक्स लिंक्ड। मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि अगर ये होता, मतलब क्या देखा जाता? एक्स ए इस सॉरी इस ये नॉर्मल वाला एक्स इस वाई के साथ क्रॉस कर रहा होता, ठीक। तो यहाँ नॉर्मल बनना चाहिए था, लेकिन अफेक्टेड हुआ तो ऑटोसोमल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अगर क्रोमोसोम पे होता तो क्रोमोसोम के हिसाब से तो नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऑटोसोम पे है इसलिए क्या बोला इसको? अफेक्टेड। आई बात समझ? इतनी अभी भी कोई डाउट है? करे आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वायलिंग वाला और समझना है? चला जान दो, क्या फर्क पड़ रहा? लिखना था इसके पहले था क्या वो? हट गया वो। यहाँ पे हट गया वो शायद। हट गया। एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखो,
क्या? कौन सा? एक मिनट, वो एक्सेप्शंस होते हैं कुछ। देखो जरा इसको, बताओ ये वाला, इससे आप क्या समझ रहे हो? एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं करी थी? ये देखो, पहली बात तो है ना, एक दो फैमिली के बारे में बताया बात, दो फैमिली दो फैमिली के बारे में बात चल रही है। कितनी फैमिली के बारे में बात चल रही है? दो फैमिली की बात। फर्स्ट फैमिली जो थी ये है, कौन सी फैमिली है ये? फर्स्ट फैमिली है ये। और सेकंड फैमिली ये है, ठीक। ये दोनों पति पत्नी, इनके बच्चे हुए 3, उनके बच्चे हुए 2। आगे भविष्य में इनके बेटे ने उनकी बेटी से शादी कर दी। क्या कर दी? शादी हुई तो आगे देखा तो ये जो था अनअफेक्टेड था, एक बेटा, और जिस बेटी से शादी की उनकी वो बेटी भी अनअफेक्टेड थी। यानी उनको 2 बेटा बेटी हुए, उसमें से केवल बेटे में ही डिसीज गई थी, बेटी में नहीं गई। तो वो भी क्या थी? अनअफेक्टेड थी। बेटा बेटी से जो बच्चे हुए वो भी क्या हुए? अनअफेक्टेड। तो ये तो पूरा यहाँ से हटा दो, ये एक अलग ही फैमिली होगी। क्या होगी ये? अलग ही फैमिली। अब इसकी बात की जाए तो ये आपने देखा यहाँ क्या आपको स्किप जनरेशन नजर आ रही है? पूरे की बात की जाए दो फैमिली की, इन दोनों फैमिली में स्किप जनरेशन नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट। अब यहां देखा तो इसका जो है बेटा बेटी दोनों पे गया, गया नहीं गया? और उधर वाले का केवल बेटे पे गया, ठीक। तो अपन इस अभी बात कर रहे थे इस पूरे की, आपको ऑप्शन में वाई लिंक जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते, उसमें आपको वाई लिंक जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो भी सेकंड फैमिली का बोला जाता, इस फैमिली में वाई लिंक नहीं, ठीक है। तो यहां देखा, और अगर उसके आगे को और अगर चार्ट बनता हो, वो बेटा भी किसी और से शादी करता, तो आगे फिर देखा जाता कि वाई लिंक है नहीं, ठीक है। लेकिन यहां की बात की जाए तो ये क्या है? ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल क्या है? डोमिनेंट। ये बात समझ आई आप सबको? क्यों होगा? क्यों नहीं है डोमिनेंट? तो थर्ड जनरेशन को इसलिए काउंट नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि वो अलग फैमिली से अलग डिसीज वाली जनरेशन है, ठीक। ये वो वाली नहीं है जो एक ही की बात चल रही है, ये अलग है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया। आपने बात की कि यहाँ बेटा बेटी दोनों में जा रहा है, सबसे पहले ये देख के आपको पता चल रहा है ऑटोसोमल है, ठीक। क्रिस क्रॉस यहाँ पर नहीं नजर आ रहा आपको, तो इतना तो आपको समझ आ रहा है ऑटोसोमल है। और डोमिनेंट और रेसेसिव की बात करना थी, तो थर्ड जनरेशन को काउंट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर ना तो ऊपर अफेक्टेड था ना ही नीचे अफेक्टेड है। स्किप जनरेशन तब आती है जब इसमें अफेक्ट ना हो लेकिन इसमें आ जाए। तो स्किप जनरेशन कैसे मान लिया? इसको भी नहीं है ना स्किप जनरेशन। स्किप जनरेशन कब आएगी? जब बीच में से किसी एक जनरेशन को छोड़ के दूसरी जनरेशन में डिसीज आ गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ ना तो इस जनरेशन में डिसीज है ना ही अगली जनरेशन में डिसीज है, तो इसलिए इसको स्किप जनरेशन नहीं बोला। आई बात समझ बेटा? आई नहीं आई? पिछली वाला जो डिसीज मैंने लिखाई थी वो उसको देखना एक बार और, जिसमें मैंने स्किप जनरेशन मानी थी वो देखना एक बार और। देख लिया? ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या बोला था कि एक जनरेशन इसमें नहीं था और इसमें अगले में आ गया था, तो इसलिए उसको स्किप जनरेशन माना था, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। निकल देखो इसको कि इसको स्किप जनरेशन क्यों माना था, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं था लेकिन अगले में है, इसलिए इसको स्किप जनरेशन माना। जबकि वहां ना तो पेरेंट्स में है ना ही बच्चों में है। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो स्किप जनरेशन इसके केस में भी नहीं होती, ठीक। अगर इन दोनों के बच्चे भी अनअफेक्टेड पैदा होते तो इसको भी स्किप जनरेशन नहीं माना जाता। स्किप जनरेशन तब आती है जब बीच की जनरेशन को छोड़ के अगली जनरेशन में अफेक्ट हो जाए। ये बात समझ आती है आप सबको? ठीक है। ये लिख लो अगर किसी को लिखना हो तो। ऑटोसोमल डोमिनेंट।
है अगला क्वेश्चन? बताओ ये वाला, इसमें गैमेट भी बताना कि गैमेट क्या बनेंगे इसके। और गैमेट बताओ, गैमेट क्या बनाओगे इनके? अभी तो बताया, अभी तो बताया था मैंने कि गैमेट ऐसे बनाए जाते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए वाला चीज बताई तो थी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बोला इसको? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब वो पूछ रहा है कि आपको गैमीट बताना है थर्ड जनरेशन के। क्या बोला उन्होंने कि थर्ड जनरेशन में गैमीट बताना है। बताओ कौन क्या मानना चाहेगा? इन तीनों के गैमीट बताना है थर्ड जनरेशन। बताओ इन तीनों के गैमीट क्या होंगे? ऊपर से नीचे तक बनाओ गैमीट। क्या बना रहे हो? कौन क्या बना रहा हो? देखो सबसे पहली बात तो क्या बोली? डोमिनेंट बोला। बोला डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट बोला है तो कोई भी अफेक्टेड होगा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा। ठीक, तो अफेक्टेड वाले को आप या तो कैपिटल ए मान लो या कैपिटल ए स्मॉल ए मान लो। किसको मान रहे हो? कुछ भी मान लो उसको। और इस वाले को जो है स्मॉल ए मानो। क्या मानोगे? स्मॉल ए क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं है। अगर रेसेसिव होता तो मानते उसको। ठीक, तो आप बनाओ, इसके गैमेट निकाल के बता दो। क्या होगा गैमेट? हाँ, अगर वैसे बनाना चाहते हो वैसे बना लो। तीनों का, इन तीनों का बताना है। सिर्फ ये नीचे वाले तीनों का, थर्ड जनरेशन के। हाँ, जो डिसीज्ड है उनके गैमेट बताना। ठीक है, तुम इसको बोला कैपिटल ए स्मॉल ए। तीनों का कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, क्या? इस फीमेल का क्या बोल रहे हो? दोनों कैपिटल होगा। वो तो डोमिनेंस ही दिखा रहा है ना बेटा। वो तो डोमिनेंट तो माना जाएगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तब भी डोमिनेंट माना जाएगा। आप एक्स 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 वाई के केस में देख लो भले करके। आ गया समझ सबको? ये नहीं आया कि कैसे गैमेट बनाए? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है तो डोमिनेंट में दो चीज मान लो आप। इसको मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या माना है इसको? कैपिटल ए। इसको माना स्मॉल ए। क्या मान लिया इसको? स्मॉल ए। अब इस कैपिटल ए वाले ने इसके साथ क्रॉस किया तो क्या बनाया? कैपिटल ए स्मॉल ए। अफेक्टेड डोमिनेंट आया? नहीं आया। इस स्मॉल ने इसके साथ किया स्मॉल, ये तो कोई और ही फैमिली है तो इसको तो स्मॉल ही मानेंगे। ठीक है, ये कोई और फैमिली से आया हुआ है। इधर वाले को देखा तो क्या आया? कैपिटल ए स्मॉल है। वापस क्या आया? आया नहीं आया? क्योंकि डोमिनेंस दिखा रहा है। अब अगली वापस से जो जनरेशन है वो नॉर्मल जनरेशन यानी कि स्मॉल है। आई समझ में ये बात? आई आपको बेटा समझ? एक्स एक्स वाई की तरह किया, समझ तो आ रहा है ना? तो अब यहां देखा कैपिटल ए, तो
तो ये जो डोमिनेंसी दिखानी थी वो अभी नहीं यहाँ पर बना, स्मॉल ए, यानी इस स्मॉल ए वाले ने क्रॉस किया। फिर अगला जो बना वो भी स्मॉल है, ठीक। अब अगला जो बना वो कैपिटल ए स्मॉल ए बना, यानी अफेक्टेड डोमिनेंसी वाला, ठीक। हाँ, सबसे ऊपर वाली जो फीमेल है जो अफेक्टेड है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कैपिटल ए स्मॉल हुआ तो चांसेस हो सकते हैं कि जो एक जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल भी तो हो सकता है। कैपिटल ए रख लो, बात ऐसा रख लो, कैपिटल ए डोमिनेंट तो रहेगा। अगर वो उसके पहले वाली जनरेशन को और देखा जाए तो उस हिसाब से कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, अगर बेटा बेटी दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो स्किप जनरेशन में नहीं आ रहा, समझ में आया। अगर एक्स लिंक्ड होता तो माना जा सकता था इस टाइप का जीनोटाइप रखे, आई बात समझ में आ गया। सबको समझ कैसे बनाया, तुम्हें आया बेटा, आ गया च्युइंगम चबाते चबाते। अब वो हीमोफिलिया वाला है या फिर वो है। अब आपको ये पहचानना है कि ऑटोसोमल डिसीज आपने देखी कौन कौन सी पढ़ी थी, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और तो इन टाइप के सिकल सेल एनीमिया, वो तो इन टाइप के डिसीजेज आप जब भी देखोगे, ये डिसीजेज जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इनके इसमें हमेशा चेंजेस आएगा। मतलब क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा कि ग्लूटामिक एसिड का वैलिन में चेंज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आप डिसीज पहचानने को नहीं आते क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे ये बताया तो गैमीट बनाने को क्वेश्चन आते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव बताने को क्वेश्चन आते हैं, हीमोफिलिया के क्वेश्चन अलग ही आते हैं कि इतना ये बेटा था जो कि हीमोफिलिक था, अगली जो बेटी हुई वो हीमोफिलिक हुई, आई बात समझ में। तो ये तो अपने को समझ आ रहा है, वो ये थोड़ा पूछेगा एक्स लिंक्ड है या रेसेसिव है, आपको दिख के ही पता चल रहा है हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड था, पता था ना आपको, ये चीज तो एनसीईआरटी में लिखी है क्लियर, वो ये तो पूछेगा ही नहीं आपसे। उसमें ऐसा पूछा जाता है कितने % बच्चे जो होंगे हीमोफिलिक होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाएंगे कि कितने % बच्चे, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कोई बेटा है जो कि हीमोफिलिया था, बेटी को भी हीमोफिलिया हुआ, बेटी से ग्रैंडसन में भी जो है हीमोफिलिया गया, तो ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है और एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसको, वो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि हीमोफिलिया नाम आया तो आपको ये पता है कि वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। फादर से जो बेटी है वो अफेक्टेड नहीं हो, कोई कैरियर भी तो सकती है। कैरियर तो हो सकती है लेकिन वो अफेक्टेड थोड़ा ना मानी जाएगी, अगर कैरियर है तो वो अफेक्टेड थोड़ा ना है, तो वो तो फिर क्रिस क्रॉस में गिनती में आ ही रही है ना, वो तो वैसे भी तो हीमोफिलिया तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है ना, हाँ, तो एक्सप्रेस नहीं होगी ना, तो तभी तो एक्सप्रेस रेसेसिव है, तभी तो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, डॉट में तो नहीं होगी, नहीं होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी, रेसेसिव है, क्योंकि अगर डोमिनेंट होती तो हो जाती, अगर रेसेसिव है तो नहीं होगी। जैसे यहाँ देखा डोमिनेंट नेचर है इस वजह से हो रही है, ठीक है। अगर डोमिनेंट नेचर में आ रहा है तो दो टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए, या एक्स 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 के ऊपर मान लो कैपिटल ए स्मॉल है और एक्स के ऊपर मान लो स्मॉल है, या कैपिटल अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कैपिटल सी स्मॉल सी, या कैपिटल सी, तो कैपिटल सी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो वो डोमिनेंट वाली है कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर कलर ब्लाइंड, हीमोफिलिया इस टाइप के वर्ड आपको क्वेश्चन में दिए तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि ये डिसऑर्डर ही रेसेसिव होता है, लिखा है नहीं लिखा, तो फिर आप तब बना के मत देखना, वहां पर टाइम वेस्ट मत करना बनाने का, सीधा लगा देना, आई बात समझ में इतनी। अगला सिस्टिक फाइब्रोसिस, बताओ एक मिनट, ये नहीं कल पढ़ी थी उसका डायग्राम, एक मिनट बताना एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, एनसीईआरटी देना इसके डायग्राम, हाँ वो डिसऑर्डर होता है, नहीं पूछेगा उसके बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, बस नाम बोल देगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बस याद रखना मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, बस इससे ज़्यादा उसके बारे में। ये दो डायग्राम और देख लेते हैं अपन एनसीईआरटी के। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको ऑलरेडी लोकोमोशन मूवमेंट में आता है, पढ़ा है ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो सबसे पहला दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फर्स्ट जो एनसीईआरटी का ए वाला दिया हुआ है। अब है ना
मैंने बोला था कि क्रिस क्रॉस और जो 3 पॉइंट लिखाए थे डोमिनेंट और रेसेसिव वाले, कुछ के केस में वैसा नहीं होता, ऐसा मैंने बोला था कि कुछ के केस में वो 3 पॉइंट नहीं आते। तो वो केस जब भी आपको अगर नीट में पूछे जा रहे तो वो यही पूछे जाएंगे, ठीक है, वरना जो मैंने अभी तक क्वेश्चन दिए हैं वो आएंगे, ठीक है। अगर नीट में पूछे जा रहे तो ये जो डायग्राम है इनमें से ही आएगा, तो इनको थोड़ा सा देख के ध्यान रखना कि ये डोमिनेंट वाला है, ठीक है। चलो ये है आपको एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, फर्स्ट वाला। बताओ ये डोमिनेंट लग रहा है रेसेसिव लग रहा है? डोमिनेंट लग रहा है। क्यों बोला डोमिनेंट इसको? स्किपिंग नहीं है, ठीक है। स्किपिंग मैंने अभी पहले भी बोला था, स्किपिंग तब होता है जब क्या हो कि अगर ये वाले अफेक्टेड ना हो और इनमें से कोई अफेक्टेड हो जाए, तो स्किपिंग नहीं है। तो ये क्या होगा? ऑटोसोमल है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों में जा रहा है। समझ में आई इतनी बात? क्या? हाँ, सेक्स लिंक किसी एक पर्टिकुलर में होता है। सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक जो क्रॉस मैंने क्रिस क्रॉस बताया था उसके हिसाब से। तो एक्स लिंक तभी होगा जब किसी एक पर्टिकुलर में हो रहा है, मतलब ग्रैंड सन से सन में इस टाइप से जा रहा है, तो मतलब सन से ग्रैंड सन में, ठीक है, इस टाइप से जा रहा है, तो क्या हो रहा है? वो एक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल में दोनों में जाते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात की गई, किसकी? आया है समझ में? समझ आया ये एनसीईआरटी का डायग्राम? एनसीईआरटी का डायग्राम समझ आ गया सबको कि क्या हुआ है यहाँ पर? इसके गैमेट बना के बता दो। कई बार अगर गैमेट पूछ ले इसके, तो गैमेट क्या होंगे इसके बताओ। यहाँ बोला है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, तो क्या बोला? इसको मान लो कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, स्मॉल है। अब बना लोगे ना गैमेट? बन जाएगा गैमेट? अब तो बन जाएंगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है बताओ इसमें क्या होगी ये? रेसेसिव, रेसेसिव जनरेशन काउंट की 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो बच्चों में हो गई है, ठीक, तो इससे सबसे सीधी बात तो यहीं फर्स्ट जनरेशन में स्किप आ गई है। आया नहीं आया? अगला देखा तो यहाँ पर जो बेटी थी उसमें कोई बीमारी नहीं थी, अगला वापस से बीमारी आ गई, सेकेंड स्किपिंग आ गई। तो ये क्या होगी? रेसेसिव। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों में बीमारी आई है, तो ऑटोसोमल। आ गई बात समझ में? तो क्या है ये भी? ऑटोसोमल रेसेसिव। आया समझ में सबको? एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम। अब आगे कितना टाइम हो गया? चलो माइक्रोब्स पढ़े, माइक्रोब्स स्टार्ट करें अब। इसके आप और पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन आपको जो मैं वो शीट दूंगा
उस शीट में ही 50 से 60 क्वेश्चन और पेडिग्री एनालिसिस के मिल जाएंगे, उसमें डाउट हो तब अपन और कर लेंगे, जब जिस दिन उसका डाउट सेशन रखेंगे तभी, ठीक है। आप लोग पूरी शीट पहले सॉल्व कर लेना, वहां आके बीच बीच में मत पूछना, एक क्लास में ही डाउट सेशन रखेंगे पूरी शीट का, तो पहले पूरी शीट सॉल्व कर लेना। जिस दिन डाउट सेशन होगा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम लग रहा है, एक एक डाउट को लेंगे अपन सबके, ठीक है। हाँ सिर्फ डाउट ही डिस्कस करेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे उसमें। क्या? नहीं नहीं, एक एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन डाउट होंगे, आप 150 क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन करने लगे तो वो 150 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं होने वाले। वो डाउट सेशन अगर रखेंगे तो सिर्फ, मैंने डाउट वर्ड ही इसलिए यूज किया डाउट सेशन, नॉट पेपर डिस्कशन, ठीक, नॉट अ शीट डिस्कशन बोला मैंने बोला डाउट डिस्कशन, मतलब उन 150 क्वेश्चन में जिसको जो डाउट है सिर्फ वो क्वेश्चन लेंगे। चलो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अपन अब चैप्टर पढ़ने वाले कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप निकाल लो आपके, अगर एनसीईआरटी लाए हो तो, नहीं लाए हो तो मत निकालो। चलो, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स मतलब, माइक्रोब्स वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? माइक्रोब्स मतलब ह्यूमन वेलफेयर, मतलब इंसानों के काम आने वाले, ठीक है। वेलफेयर मतलब इंसानों के काम आने वाले या इंसान के विकास में डेवलप, वही विकास बोला मैं, कि उनके विकास में जिनका योगदान हो अपना, ठीक। उन माइक्रोब्स के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। कोशिश करेंगे ये चैप्टर आधे से ज़्यादा इसी लेक्चर में ख़त्म हो, नहीं होगा तो आधे घंटे का और दूसरा लेक्चर लेके अपन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? नहीं नहीं, फर्स्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, जेनेटिक्स का सेकेंड पार्ट, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक्स का सेकेंड पार्ट, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक। ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ आया होगा, प्रिंसिपल वाला। तो और अगर अभी भी कुछ जो समझना है आपको, मैं अभी बैठा रहता हूँ, आप 10 मिनट में आकर वहाँ पर पूछ सकते हो मुझसे, बाकी तो मैंने अपनी तरफ से जितना अच्छा से समझा सकता था समझाया है, ठीक है। बिसाइड्स अ मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द, देखो पहली बात, जिसको कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे 11th के, तो उनको ऐसा रहता है कि सर नोट्स नहीं लिखवा रहे, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा नोट्स वाला है भी, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं इस चैप्टर के आपको नोट्स दूंगा कुछ बना के, तो नोट्स ना आपको जैसे जेनेटिक्स के दिए वैसे टाइप का कोई नोट्स आपको मिलने नहीं वाले। और जेनेटिक्स की वो शीट मिल गई क्या आपको? नहीं मिली अभी तक? अभी आज ही बोला था उनको मैंने। बिसाइड्स मैक्रो, तो इस चैप्टर को अपन एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, और पूरा चैप्टर आता भी एनसीईआरटी से ही है, बाहर से इस चैप्टर में कुछ नहीं आता, और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, याद करने वाला चैप्टर है थोड़ा सा। बिसाइड्स द मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। माइक्रोब्स का क्या है? एक मेजर मतलब एक बड़ा रोल है किसमें? बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 11th में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन सा किंगडम था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख रहा था? मोनेरा और प्रोटिस्टा। आया इतना समझ? मोनेरा और प्रोटिस्टा किसको रख रहे थे? माइक्रोब्स आ रहे थे उसमें, ठीक है। विच द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, कौन ऐसे थे जो केवल माइक्रोस्कोप में ही देखे जाते थे? बैक्टीरियाज। कौन थे? किंगडम मोनेरा वाले। माइक्रोब आर द प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। माइक्रोब कहाँ कहाँ होते? एवरीवेयर, सॉइल में, वाटर में, एयर में, बॉडी के अंदर, और अदर एनिमल और प्लांट में, ठीक है। हाँ, दे आर प्रेजेंट इवन, ये हटाना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। दे आर प्रेजेंट इवन at sites where no other life form could possible access site
or the deep inside the gaseous thermal vents, and where the temperature may be high 100 degrees Celsius deep in the soil under the layer of snow several meter thick and the highly acidic environment. ये सारे माइक्रोब्स ऐसी जगह भी रह सकते हैं जहाँ की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह पा रहा. ठीक है, माइक्रोब्स कहाँ भी रह पा रहे? भूमि के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी रह पा रहे, और कहाँ कहाँ बोला इन्होंने कि सेवरल मीटर ठीक एंड हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह लेते हैं. आई बात समझ में? इतनी चीज समझ आई क्या बोला मैंने कि ये कहाँ कहाँ रहते? बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट, जैसे आप इकोलाई बैक्टीरिया एसिडिक में रहता है, आर्की बैक्टीरिया. Microbes are the diverse protozoa, bacteria, fungi, microscopic animal and plant virus, viroid and also prion that the proteinaceous infectious agent. Microbes क्या क्या हो सकते हैं? Microbes are diverse protozoa, क्या क्या है? Diverse bacteria, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं, एंड द प्लांट वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन. वायरॉइड क्या थे? वायरॉइड क्या थे? वायरॉइड के बारे में आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा होगा. क्या थे वायरॉइड? किसने किया था वायरॉइड की डिस्कवरी? टीओ डाइनर ने. कौन से सन में की थी? 1971 में की थी. 1971 में टीओ डाइनर ने किसकी डिस्कवरी करी थी? वायरॉइड की. वायरॉइड क्या है? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल वाले हैं, मतलब इनका जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है वो किससे कम है? वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से कम है. ये बात समझ आती है? कैप्सिड नहीं होता. प्रियॉन्स के बारे में बात करिए. प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स की वजह से कौन कौन सी डिसीज आपको लिखी है? सीसीआईडी, मैड काउ डिसीज, ये सारी. ठीक है, आपको कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में लिखी है. इसमें क्या होता है? प्रियॉन्स में मटेरियल होता है. नहीं, इसका जेनेटिक मटेरियल, केवल प्रोटीनेशियस सीट होती है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. आइए इतनी बात समझ में. प्रियॉन्स और इनके बारे में. प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस लिखा भी है यहाँ पे, दैट आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट. क्या है ये? प्रोटीन वाले इन्फेक्शियस एजेंट है. Some of the microbes are shown in the figure 10.1. Microbes like bacteria and many fungi can grow in the nutritive medium to form the colony that can be seen with the naked eye. मतलब एक ऐसी कॉलोनीज बनाते हैं जो कि हम अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. Such culture are useful in the study on microscope. सबसे पहला ये दिया है, ये क्या है? आप नीचे को मत पढ़ो अभी. ये क्या है? बैक्टीरिया, बैसिलस. कौन सा बैक्टीरिया है ये? बैसिलस बैक्टीरिया, जो कि कैसा होता है? रोड शेप होता है. कैसा होता है? रोड शेप. और कौन सा है ये? बैसिलस, जो कि कौन सा, नाम बताओ बैक्टीरिया का, किसी को पता है? ये कौन सा बैक्टीरिया में होता है बैसिलस टाइप का रोड शेप स्ट्रक्चर? बैसिलस thuringiensis. एंथ्रॉक्स में भी होता है. ठीक, एंथ्रोजाइनस कुछ था इसका, एंथ्रॉक्स. हाँ, इकोलाई भी बैसिलस होता है. यहाँ अगला देखो क्या है ये? कोकस. ये क्या है? कोकस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में होता है. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के. अगला वाला देखो आप, क्या है? फ्लैजिलेटेड. क्या? बैसिलस फ्लैजिलेटेड. एक मिनट आगे देखो. सबसे पहले अगला वाला क्या दिख रहा है आपको? फ्लैजिलेटेड है. अब यहाँ जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है ए वाला, ये बोला है रोड शेप मैग्नीफाइड में 1500x पर इसको मैग्नीफाइड किया जाता है. मतलब आप माइक्रोस्कोप में अगर इसे देख रहे हो तो 1500x की इसमें दूरी होना चाहिए. मतलब वो आप जो वो मेजरमेंट लगाते हो ना, 1500x का मेजरमेंट होना चाहिए. अगला बोला स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड 1500x. ये भी इसका मैग्निफिकेंट कितना है? 1500x है. अगला बोला है रोड शेप बैक्टीरिया शोन इन द फ्लैजिला मैग्नीफाइड बाय 50,000. जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो कितने में दिखेगा ये? 50,000 में. अगला दिया है आपको बैक्टीरियोफेज. क्या है ये? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कहाँ होता है? बैक्टीरियोफेज कहाँ होता है? बैक्टीरियोफेज को काम क्या होता है? जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है. एक वायरस है. क्या है ये? वायरस है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है.
अगला लिखा है एडिनोवायरस विच कोज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। एडिनोवायरस के बारे में, ये कौन सा वायरस है? एडिनोवायरस, जो कि क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिसीज करता है। थर्ड दिया हुआ है कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरस, ये टीएमवी जो टोबैको मोजाइक वायरस था, ठीक है, वो होता है। ये क्या लिखा है? ये रोड शेप्ड टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी मैग्निफाइड अबाउट द 1 से 1.5 लाख, कितने में मैग्निफाइड होता है ये? 1 से 1.5 लाख मेजरमेंट पर। ये चीज याद रखना, कई बार जोड़ी के रूप में मतलब मैच द कॉलम के रूप में पूछा जाता है कि कौन कितने में देखा जा रहा है, ठीक है। कई बार इन लोगों का ये भी पूछ लेते हैं कि बैसिलस किस में, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है बैसिलस में है रोड शेप, ठीक है। तो इस टाइप का भी कई बार पूछा जाता है। कोकस के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। तो इनको थोड़ा एक बार और ध्यान से देख लो इन डायग्राम्स को। आ रही बात समझ में? क्या बोला मैंने? फर्स्ट डायग्राम क्या था? रोड शेप मैग्नीफाइड कौन सा है? बैसिलस का, ठीक। रोड शेप है जो कि 1500 पर देखा जा रहा है, और कौन सा है? बैसिलस में होता है। ये वाला कौन सा है? स्पेरिकल शेप्ड मैग्निफिकेंट है, जो कि किस में देखा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, ठीक। ये वाला कौन सा है? शेप्ड बैक्टीरिया शोन इन द फ्लैजिला मैग्निफिकेंट, ये भी किसी में देखा जाता है? 50,000 में तो देखा जा रहा है। तो ये वाला देखो, इसके बारे में रोड शेप वायरस, ये कौन से की बात करिए? टीएमवी की बात की है आपको। किस में देखा जा रहा है ये? टीएमवी। टीएमवी क्या होता है? टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बात समझ आ रही है सबको ये चीज? तो ये डायग्राम समझ आया सबको, जो जो मैंने बताया? आगे ये दो कॉलोनीज दी है। सबसे पहला दिया है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोन इन द पेट्री डिश, ठीक है। एक दो कॉलोनी आपको दी है। अगली कॉलोनी दी है फंगल कॉलोनी, ठीक। आपने एक पेट्री डिश ली जिसमें आपने क्या किया? बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। क्या करवाया? बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। उन्होंने इस टाइप की कुछ कॉलोनी बनाई। क्या बनाई? इस टाइप की कॉलोनी। कौन सा शेप दिख रहा है आप लोगों को? कोकस शेप की। कौन से शेप की है ये? कोकस शेप की। कोकस शेप की है। और अगला वाला जो दिया है फंगल, ये जो आपने ग्रो करेगी, इसको एक मीडियम भी दिया जाता है, न्यूट्रिटिव मीडियम। क्या दिया जाता है? न्यूट्रिटिव मीडियम भी दिया जाता है। जो फंगल कॉलोनी है वो आपने ग्रोन करी तो देखा आपने बीच में से बिल्कुल एक ही जगह पर है वो, जबकि पूरे में फैली हुई है पेट्री डिश में। जो फंगल कॉलोनी होती है इसको भी एक मीडियम दिया जाता है, इसको एक ठंडा माध्यम दिया जाता है, ठीक है। एक कोल्ड इन्वायरमेंट इनको दिया जाता है। आप जबकि उनको बैक्टीरिया को ग्रोन कराने के कोल्ड इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, उनको न्यूट्रिटिव मीडियम दिया जाता है, खाने पीने की चीजें दी जाती है। जबकि फंगल को ग्रो कराने के लिए आपने देखा ठंड के समय फंगस ज्यादा जमती है कभी भी, ठीक है। हाँ, लेकिन इनको जो इनकी कॉलोनी बनाने के लिए एक इन्वायरमेंट दिया है जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट दिया है, ठीक है। नहीं, वार्म नहीं दिया है, कोल्ड दिया है। अभी आप पढ़ोगे भी सही, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अब अपन क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स का मानव विकास में क्या योगदान, ठीक है। इन द चैप्टर 8 यू हैव रीड दैट द माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। आपने चैप्टर 8 कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आपने वो देखा होगा उसमें कि लार्ज नंबर ऑफ डिसीज जो होती है माइक्रोब्स की वजह से ह्यूमंस में होती है। आई बात समझ में? आगे दिया दे आल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। क्या करते हैं ये? कुछ डिसीज एनिमल और प्लांट्स में भी करते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं? हार्मफुल नहीं होते। सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते। आई बात समझ? कुछ आपके लिए बहुत अच्छे भी होते। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोसेस प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब
घर में बनने वाले प्रोडक्ट, ठीक है। यू वुड बी सरप्राइज्ड, चौंक गए, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। आप इस बात से जानकर चौंक जाओगे कि आप कुछ माइक्रोब्स का यूज डेली करते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे। आगे लिखा है कॉमन एग्जांपल इज अ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। कहां से बन रहा है? मिल्क से क्या बन रहा है? कर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई भी बोला जाता है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ग्रो इन अ मिल्क एंड कन्वर्ट इट कर्ड। क्या बदलता है? दूध को दही में बदल देता है। कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किसको किससे बदल रहा है? दूध को दही में। ड्यूरिंग द ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड that coagulate and partially digest the milk protein। क्या करता है कि इसको आप एक नॉर्मल दूध गर्म किया, उसमें वही बैक्टीरिया आपने डाला जो कि मिल्क के प्रोटीन को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। आया समझ? मिल्क प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या डालते हो आप दूध के अंदर? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी कि आपने देखा होगा घर में जब दही जमाया जाता है तो दही जमाने के लिए पुराना दही और डाला जाता है उसमें, ठीक, या जामुन डाला जाता है। या आपने एक चीज और देखी होगी कि हरी मिर्च जो होती है ना, वो भी डाला जाता है। ये सारी चीजें, नींबू डाला जाता है, पर नींबू से नहीं होता, नींबू से दही नहीं बनता, पनीर बनता है, ठीक। दही बनाने के लिए मिर्ची जरूर डाली जाती है, जामुन डाले जाते हैं, या फिर पुराना दही ही डाल दिया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए डाली जाती है क्योंकि इनके पास में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देंगे? दही में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप दही जमाने के लिए दूध आप फ्रीज में जैसे रख दिया आइसक्रीम जमाने के लिए, तो बार बार देखो उतार के, तो वो भी नहीं करना चाहिए उसमें। कि आप जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए रखी है तो आइसक्रीम को बार बार हटा के देखते हो, जमी नहीं जमी, खाना है फटाफट, वैसे दही के केस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। Acid that coagulate and partially milk protein. A small amount of curd added the fresh milk. मैंने अभी बोला कि एक छोटे से अमाउंट का जो कर्ड होता है वो फ्रेश मिल्क में क्या गरम करा जाता है पहले दूध को, फिर थोड़ा ठंडा किया जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है। Added in the milk protein, a small amount of curd added in the fresh milk as the inoculation or the starch the containing million of LAB। मतलब क्या हो, उसके अंदर बहुत सारे LAB आ जाए, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाए। Which at the suitable temperature, ऐसा नहीं होता कि दही जमाने के लिए दही आपने फ्रीज में रख दिया, ठीक, उसको एक सूटेबल टेम्परेचर भी दिया जाता है। 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होता है सूटेबल होता है दही जमाने के लिए। और आप क्या, हाँ, रूम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है वो दही जमाने के लिए काफ़ी होता है। आप ऐसा नहीं होता कि दही जमाना है तो फ्रीज में पटक दो, फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। Which at the suitable temperature multiply thus the convert milk to curd। क्या करता है? मिल्क को कर्ड में बदल देता है। Which also improve its a nutritive PYQ है ये, ठीक है, याद रखना कि न्यूट्रिटिव क्वालिटी बाय द इंक्रीजिंग विटामिन B12। दही क्या कर, दही में क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में? विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है, लिख लो अगर लिखना हो तो, साइनोकोबालामिन। बहुत लेट आता है यार, क्या? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, CO और ये B है, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, इसकी जब कमी हो जाती है विटामिन B12 की आपकी बॉडी में तो पर्नीशियस अमीनिया होता है, एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। लिख लेना इसके अंदर अगर लिखना हो तो, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया आपको हो जाता है। एक डेथ थ्रेट लाइक बीमारी होती है पर्नीशियस एनीमिया, नाम है उस बीमारी का, पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, ठीक, कलर भी चेंज हो जाता है ब्लड का इस बीमारी में, जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। इन आवर स्टमक टू एंड द लेप प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन द चेकिंग डिसीज कॉज द माइक्रोब्स।
जो लैब होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये आपके डाइजेशन में भी बहुत अच्छा रोल करता है। ठीक, आपने जो कुछ माइक्रोब्स की वजह से जो डिसीज होती है, ठीक है, मतलब कोई सी भी कुछ डिसीज जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो रही है, तो जब आप इस बैक्टीरिया मतलब दही खाते हो तो दही का जो बैक्टीरिया होता है वो उस डिसीज के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया तो ये आपके स्टमक के अंदर ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक को खराब कर रहे हैं या आपको कोई बीमारी पैदा कर रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को कम करने या खाने का काम भी करता है। तो दही आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। आई बात समझ में? जो कि किसके लिए एंटीबॉडीज बना रहा है, खराब बैक्टीरियाज के लिए। आई बात समझ में? आगे देखा, द डो विच इज यूज्ड टू मेकिंग फूड such as a dosa and idli is also fermented by bacteria। जो इडली डोसा होते हैं वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। आपने इडली डोसा खमन इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए उनके आटे को छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब ये ढक के रख दिया जाता है। आधे घंटा 1 घंटे के लिए इनके आटे को ढक दिया जाता है। क्यों ढका जाता है? ताकि उसमें CO2 गैस निकल जाए। क्या हो जाए? CO2 गैस निकल जाए। आपने पोर्स देखे होंगे, इडली जब भी बन जाती है इडली के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके अंदर, है ना। वैसे ही द पफ्ड अप द अपीयरेंस ऑफ द डव इज द ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। किसकी वजह से हो रही है? CO2 गैस की वजह से। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज द टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द CO2? फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन। किण्वन जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक, किण्वन, हिंदी में इसको किण्वन बोला जाता है। फर्मेंटेशन, किण्वन मतलब एक प्रोसेस का नाम। जैसे फर्मेंटेशन वर्ड इंग्लिश में है तो हिंदी में उसको किण्वन बोला जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? ये प्रोसेस का नाम लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है। हिंदी में मत लिखो, इंग्लिश में लिखो फर्मेंटेशन, लिखो वो NCERT में लिखो फर्मेंटेशन। हाँ, विच डू यू थिंक द बैक्टीरिया दिस फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम? क्या सोचते हो आपकी बैक्टीरिया कहाँ से आ रहा है? वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जब फर्मेंटेशन आप पढ़ते हो, इसके पहले वाले चैप्टर में शायद फर्मेंटेशन दिया था, है ना। तो एक बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर अगर हो मेरे पास तो लिख लो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आगे देख लो, इसी में लिखा होगा फिर। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड इज द फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। जो ब्रेड को बनाई जाती है वो किसकी काई से बनाई जाती है? बेकर्स यीस्ट की वजह से। ब्रेड का यूज, ब्रेड किस लिए बनाई जाती है? मतलब ब्रेड जो बनाई जाती है वो किसकी वजह से बनाई जाती है? ईस्ट की वजह से। किसकी वजह से बनाई जाती है? ईस्ट की। बेकर्स यीस्ट जिसको बोला जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस जिसका नाम है। ब्रेड के बनाने में कौन सी यीस्ट का यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, ट्रेडिशनल ड्रिंक मतलब पारंपरिक पेय, ठीक है, परंपरा से जो पिए जा रहे हैं, जैसे गर्मी के दिन आते या फिर आप अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ों को पिया जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी आ गई तो केरी का पन्ना पी लो, छाछ पी लो, ये सब एक तरीके से मौसमी ड्रिंक है। वो जो भाई बॉटल घुमा रहा है, ठंड आ गई तो दारू पी लो, है ट्रेडिशनल ड्रिंक, तोड़ी वगैरह ये सब। तो अलग अलग ड्रिंक जो है अलग अलग टाइम पर पी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम द फूड्स एंड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। किसके द्वारा हो रही है? ये भी फर्मेंटेशन के द्वारा। सबसे पहले आगे यहाँ पर अभी तक इतने में जो पढ़ा है, एक बैक्टीरिया का, एक यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये याद रखना, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी किसके यूज में हो रहा है? ब्रेड बनाने के यूज में। किसका यूज हो रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का। दही बनाने में किसका यूज हो रहा था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। किसका यूज हो रहा था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। और आगे देखा तो द टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में ली जाती है, ठीक है। नशीली नहीं होती, टोडी जो होती नशीली नहीं होती। तो एक गाना भी है, हाँ नहीं होती इतनी ज्यादा मात्रा में। क्या?
हाँ लेकिन नहीं होती इतनी नशीली। आप जैसे एक नॉर्मल कोई चीज आप नॉर्मल मात्रा में ले रहे हो तो वो उतना नशा नहीं, जैसे तोड़ी को आप बहुत अधिक मात्रा में लोगे तब नशा होता है। आप तोड़ी उतना नशीली नहीं होती जितने आप बोल रहे एक थोड़ा सा एक गिलास पिया और नशे चढ़ गए, तो ऐसे नहीं होता टोडी में। आ रहा समझ में? एक ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में ली जाती है, टोडी एक ड्रिंक है जो कि आप नॉर्मल जब साउथ इंडिया के कुछ त्यौहार होते हैं तो उसमें भी ये टोडी बनाई जाती है। फ्रूट से बनती है, जो कि क्या होता है, एक फ्रूट बड़ा सा इसका पेड़ होता है, ठीक, और इसका फल भी लगभग वो जो होती है ना कटहल होती है ना, उस टाइप का इसका फल भी होता है इतना बड़ा। और इतने बड़े फल के लिए वहां पर ये ऐसा नहीं होता कि वो फल तोड़ लिया और उसको अलग रख दिया, पेड़ के वहीं पर एक इस टाइप का कंटेनर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक कंटेनर लगाया जाता है और उस फल में छोटे छोटे पोर्स बना दिए जाते हैं और वहीं से वो इकट्ठा किया जाता है। एक बार में इकट्ठा नहीं होता, वो उसको थोड़े टाइम के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है, 5-6 घंटे या फिर एक दिन 2 दिन के लिए वो कंटेनर को ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो उससे जो निकल के आता है वो टोडी होता है, जिसको पिया जाता है, जो कि नशीला नहीं होता उतना, ठीक है। Toddy, a traditional drink of some parts of the southern India, is made by the fermentation shape from the palms. उस पौधे का नाम है, किसका नाम है? पौधे शेप के पाम्स। एक आप गूगल पे सर्च कर लेना टोडी को, आप दिख जाएगा वो प्लांट आपको, ठीक है। प्लांट है जो कि एक फल है और वहां पर एक कंटेनर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कंटेनर। तो कहाँ से लिया जाता है? सेफ फ्रॉम द पाम से। आई बात समझ में? ये बात याद रखना, टोडी का टोडी के लिए कौन सा वर्ड आया? सेफ फ्रॉम द पाम। बेटा ये मैच द कॉलम बहुत आता है इस चैप्टर से, कभी भी आता है तो मैच द कॉलम तो एक क्वेश्चन आता ही है मैच द कॉलम का। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। फिश के फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, ठीक, जो मछली खाते हैं। सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक द फूड्स, ठीक है। सोयाबीन, बैम्बू शूट्स और मेक द फूड्स, इन सब में भी जो है किसका यूज किया जाता है? माइक्रोब्स का यूज। खाना बनाने में भी यूज किया जाता है, बैम्बू शूट्स में भी किया जाता है, सोयाबीन में भी किया जाता है, फिश को फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? माइक्रोब्स का। आगे लिखा है चीज। चीज के बारे में सब जानते हो? चीज अलग अलग टाइप की चीज इंडिया में मिलती है। कुछ जो होती है बिल्कुल फ्लैट चीज होती है, कुछ आपने देखा होगा घिस घिस के डाला जाता है, ठीक। अब वो मुझे नहीं पता, किया जाता होगा कुछ कारणों से फर्मेंटेशन किया जाता है, मैं फिश नहीं खाता बाकी याद रख लो फिश के फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। क्या पता उसमें जो उसके अंदर के जो माइक्रोब्स उसको मारने के लिए या फिर उसके अंदर की चीजें जो भी हो बाहर निकालने के लिए वो खा रहे हैं, उन लोगों को पता होगा, ठीक। जो खा रहा है, कौन खा रहा है? अभी कोई नहीं खा रहा, जो भी खा रहा है। सॉदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटेड शेप, ये तो हो गया। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नॉन एज देयर कैरेक्टरिस्टिक। टेक्सचर के लिए जाना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा बहुत लड़कियों को चीज खाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। पिज्जा में भर भर के चीज हो, बर्गर में भर भर के चीज हो, सैंडविच हो तो उसमें भी भर भर के चीज हो, होता है शौक। तो चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। चीज भी क्या है? एक पुराना फूड आइटम है विच इज माइक्रोब वर यूज, जिसमें क्या यूज किए जाते हैं? माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। Different variety of cheese are known by their the character, texture, flavor, taste specifically coming from the microbes used. For example, the large hole in Swiss cheese. एक स्विस चीज होती है जो कि एक इस टाइप की डब्बे जैसी होती है, जैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब एक लार्ज पोर्स उसमें दिखाई देते हैं, ठीक। आप लोगों ने कुछ कार्टून्स देखे होंगे, हाँ, टॉम एंड जेरी, उसमें दिखाई जाती थी वो चीज, ठीक है। Oldest food item, the different varieties specific Swiss cheese, which produce a large amount of CO2 by the bacteria named Proponium bacterium shermani. Proponium shermani इस बैक्टीरिया का नाम है। जो स्विस चीज है वो किससे मिल रही है? स्विस चीज, उसमें लार्ज होल इन अ स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपोनियम शर्मानी, ठीक है। क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। कौन है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी या शर्मानी, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। क्या है? पीछे बेटा दोनों बात मत करो। क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। किस में यूज हो रही है ये? स्विस चीज के लिए। अगले लिखा है फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल, ये तो हो गया ना, लार्ज अमाउंट CO2, द रॉक्यूफोर्टी चीज। रॉक्यूफोर्टी चीज का भी नाम लिख लो, कई बार पूछा गया है। रॉक 40 आर द रिपनेट बाय द ग्रोविंग द स्पेसिफिक फंजाई। किसकी वजह से हो रही है ये?
स्पेसिफिक फंजाई की वजह से हो रही है। याद रखना किसके लिए ये चीज में किसका यूज हो रहा है, फंजाई का यूज हो रहा है। इस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। लिख लो इसका नाम, फंजाई का कई बार पूछा जाता है। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी आर द रिपेंट ग्रो इन द स्पेसिफिक फंजाई। क्या नाम है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, विच गिव्स देम द पर्टिकुलर फ्लेवर। क्या देता है ये, पर्टिकुलर फ्लेवर देता है चीज के अंदर। लिखा है नाम आगे। इवन इन द इंडस्ट्रीज में अब क्या हो रहा है, इवन in industries microbes are used to synthesis a number of product valuable to human beings। ठीक है, माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं माइक्रोब्स की वजह से। आपने अभी कितने प्रोडक्ट्स पढ़ लिए एक बार और उनको बता दो। दही किसकी वजह से बन रहा था, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई की वजह से। अगला क्या था, इडली और डोसा, वो क्या हो रहा था, फर्मेंटेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहे थे, फर्मेंटेशन। ब्रेड किसकी वजह से बन रहा था, ब्रेकर्स यीस्ट की वजह से। किसकी वजह से बन रहा था, ब्रेकर्स यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, क्या नाम था ब्रेकर्स यीस्ट का, सैक्रोमाइसिस बोलो बार बार याद हो जाएगा। ब्रेकर्स यीस्ट क्या बन रहा था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अगला क्या था, टोड, ठीक है, टोडी, जो कि कहाँ पी जा रही है, साउथ इंडिया में। और वो किसकी वजह से, सेप फ्रॉम द फार्म, प्लांट से, सेप ऑफ द फार्म। ये भी किसकी वजह से हो रही है, फर्मेंटेशन की वजह से। ठीक है, ये टोडी जो बन रही है ये भी, इसमें भी फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, अगला क्या था, स्विस चीज, क्या नाम था, स्विस चीज कौन से यीस्ट के, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, बैक्टीरिया की वजह से। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, क्या है स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जिसमें क्या हो रहे, बड़े बड़े CO2 के होल से, इसमें क्या है, CO2 के होल से। अगला क्या बताया, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी से क्या बोल रहा था, रोक्यूफोर्टी चीज। ठीक है, रोक्यूफोर्टी चीज किसकी वजह से हो रहा था, ये ईस्ट की वजह से, सॉरी फंगस की वजह से, फंगाई की वजह से, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। किसकी वजह से, फंगाई की वजह से। पहले वाला क्या था, बैक्टीरिया, उसके पहले क्या था, यीस्ट। आई बात समझ में, ये याद रखना, कई बार ईस्ट बैक्टीरिया में भी कंफ्यूजन आते हैं। ठीक, इस चैप्टर में रटने वाला पोर्शन है तो इसमें याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। आगे, इवन इन द इंडस्ट्री ब्रीवर्स एंड, आगे लिखा हुआ है ब्रीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल स्केल। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो भी किसकी वजह से बनाई जाती है, माइक्रोब्स की वजह से। और कुछ ब्रीवरेजेस मतलब पीने की चीजें, ठीक है, दारू, बियर, वाइन, विस्की, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ, तो रिक्वायर ग्रोविंग माइक्रोब इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। क्या बोला जा रहा है, फर्मेंटर। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये है फर्मेंटर, जिसमें क्या बनाया जा रहा है, ब्रेवरेजेस बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जाते हैं, ब्रेवरेजेस। इसको डायग्राम को कई बार पूछा जाता है, डायग्राम कौन सा है, तो फर्मेंटर्स का डायग्राम है। किसका है ये, फर्मेंटर। एक मशीन टाइप की चीजें है जो कि जिसमें क्या बनाए जा रहे हैं, दारू, बियर, विस्की, रम, ये सारी चीजें बनाई जाती है। माइक्रोब स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। इन चारों पांचों के जो नाम दिए हैं ये बहुत मतलब याद भी नहीं है कब से पिए जा रहे हैं, ठीक, बहुत लंबे समय से। जिसमें किसका यूज हो रहा है, यीस्ट का, स्पेशली यीस्ट का। किसका यूज हो रहा है, यीस्ट का। पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, किसका यूज किया जा रहा है, इन सब सेम यीस्ट। ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी किस में यूज किया गया था, ब्रेड में। ठीक है, सेरेवेसी यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स यीस्ट। इसको क्या बोला जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को क्या बोला जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट। इज यूज फॉर द फर्मेंटिंग malted coral and a fruit juice to produce ethanol। आपने क्या किया, फर्मेंटेशन किया कुछ फ्रूट्स का, जो कि क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इथेनॉल। क्या बना रहे हैं फ्रूट्स, इथेनॉल। जैसे अंगूर वगैरह इन सब का यूज किया जाता है, जो कि क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय द यीस्ट। क्या आप
पता कर पा रहे हो कि कौन सी जो थी प्रोसेस थी? और हाँ, फर्मेंटेशन तो हो रहा है। यहाँ बोला है डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय द यीस्ट। यीस्ट के द्वारा इथेनॉल का बनना। आपको इसके पहले या इसके बाद वाले चैप्टर में एक प्रोसेस दी हुई थी, हाँ, रेस्पिरेशन में भी होता है। और एक और प्रोसेस का नाम याद नहीं आ रहा है, इसके पहले वाले चैप्टर में ही जहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है एनसीईआरटी के अंदर ही। और उससे हाँ, वो रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेशन में तो था, लेकिन कुछ डायग्राम भी बने हुए जहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी है उसके आसपास ही। तब मैं पढ़ता था तब मुझे जहाँ तक याद है अच्छे से कि इस प्रोसेस का भी नाम होता था इथेनॉल से इथेनॉल बनाने की प्रोसेस ईस्ट का। इसके पहले वाला ही चैप्टर था शायद, उसी में नहीं, या इसके बाद वाला चैप्टर होगा जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी हुई है। एक चैप्टर है जिसमें छोटा सा फर्मेंटेशन, बायोटेक, हाँ, या बायोटेक हो सकता है, उसमें दिया हुआ है जिसमें फर्मेंटेशन। बायोटेक के बाद वाला या फिर पहले वाला, मैं कल देख के बता दूंगा कौन सा चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी कोई तो चैप्टर था जिसमें फर्मेंटेशन ये क्या बोलते इथेनॉल बनाया जाता था। हाँ, वो रेस्पिरेशन वाला ही होगा, हाँ, रेस्पिरेशन वाली चैप्टर होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी कुछ बोला जाता था, ये जो इथेनॉल बनने वाली प्रोसेस थी इसका भी कोई नाम था, फर्मेंटेशन। एक और मैं कल बताऊंगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड टू द फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग विथ और विथआउट डिस्टिलेशन, दो तरीके से की जाती है ये, विथ डिस्टिलेशन और विथआउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब अल्कोहल की मात्रा की बात की गई है यहाँ, क्या बोला है, जिसमें अल्कोहल, डिस्टिलेशन मतलब अल्कोहल का कंटेंट बढ़ाना और कम करना। अभी मैं एक चार्ट बनवा के लिखवा दूंगा जिसमें किसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, कई बार उससे भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिना डिस्टिलेशन की वजह से। याद रखना, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनमें अल्कोहल का कंटेंट 13% से कम है, ठीक है। वाइन और बियर में अल्कोहल कंटेंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये क्या है, विथआउट डिस्टिलेशन है। क्या है ये, बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाने वाली प्रोसेस है। आगे देखा तो वाइन और बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयरएज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा, मतलब इथेनॉल क्या बनाया जा रहा है, ज्यादा बनाया जा रहा है। इथेनॉल का मात्रा भी क्या है इसमें, अगर अल्कोहल ज्यादा है तो इथेनॉल की प्रोसेस मतलब जो इथेनॉल बन रहा है वो भी ज्यादा बन रहा होगा। तो कौन विद डिस्टिलेशन है और कौन विदाउट डिस्टिलेशन है, तो विदाउट डिस्टिलेशन वाला कौन है, वाइन और बियर, ठीक है, वाइन और बियर क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन। और आगे विस्की, ब्रांडी, रम, ये तीन नाम आ रहे, वो क्या है, डिस्टिलेशन, विथ डिस्टिलेशन, ठीक है। तीन नाम जो आए, ब्रांडी, विस्की और रम, विथ डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन है, वाइन और बियर। विदाउट डिस्टिलेशन कौन है, वाइन और बियर। और विद डिस्टिलेशन कौन है, विस्की, ब्रांडी, रम। are the produced by the distillation of fermented broth. The photograph और fermentation plant is shown in the figure. ये जो है fermentation plant, जो ये पूरी इस टाइप का एक कारखाना होता है या फिर एक वो होती है पूरी फैक्ट्री होती है जिसमें बियर, विस्की, दारू वगैरह ये सब बनाई जाती है, ठीक। ये याद रखना, फर्मेंटेशन प्लांट है ये, और ये क्या है, फर्मेंटर है, ठीक। इसके अंदर बनाई जा रही है, और ये पूरा जो है पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इतनी बड़ी पूरी प्रोसेस के बाद आपको जो है इतनी अनमोल चीज मिल रही है, ठीक है। हाँ, मान लो जो पीते उनके लिए तो है, अपन नहीं पीते इसका मतलब ये थोड़ी, लेकिन जो पीते हैं उनको इतनी तड़प होती है कि भैया वो घर परिवार भी भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही जुगाड़ लगा के बैठे 100 रुपए का पौवा मिल जाए रात में, बस बैठे रहते, नहीं बैठे रहते, वो कमाना धमाना, बेटा खाना खा रहा है नहीं खा रहा है वो सब गया भाड़ में। आपका बच्चे जिंदा है मर गए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको इसकी लत लग जाती है, बस 80 रुपए का जुगाड़ हो जाए या 90, जो भी जितने का भी आता है, 100 रुपए का जुगाड़ हो जाए, नींद अच्छी आ जाएगी। कुछ लोगों का तो ये दिमाग होता है नींद अच्छी आ जाएगी, है ना। कई लोगों को तो ऐसा रहता है कि नींद नहीं आती बिना पिए, तो बस यही दिमाग आजकल। तो मैं बताऊं आपको, डॉक्टर्स में इतना ज्यादा ये चीजें बढ़ गई है ना कि
पूछो मत। एक वो रील भी था, कुछ पता नहीं, मैंने देखा था जिसमें कि एक बोल रहा था तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, और वो सिगरेट वगैरह वाली वो रील थी, एक दुकान थी, टपरी थी, चाय की टपरी, और वो दूसरा जो आता है वो बोलता है उसको कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ये क्यों तुम बेच रहे हो ऐसा वैसा, ठीक है, तो बोले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो बताता है ये बैठे डॉक्टर साहब जो कि वो खुद ही पी रहे होते मतलब वो रील थी एक, मुझे खूब हंसी आई थी उसको देख के, कि वो आके बोलता है कि तुम क्यों बेच रहे हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो बोले ये रे डॉक्टर साहब ठीक है। इसमें आप लिख लो कौन का कंटेंट, एक बार लिखना हो तो ये हटाओ यार। हाँ, अब कोई क्लास ही नहीं है। गजब नहीं मान रहे हो तुम, इतना इतनी भी पास नहीं है अभी नीट। 4 बजे तक तुम्हें काटना है? क्यों? कहाँ घर जा रहे हो? अरे यार इन लोग छुट्टी नहीं बता रहे मेरे को, रिजर्वेशन करना है आज ही। 18 सीट्स, 18-16 सीट्स ही बची है बस। पता नहीं यार, किसी को कुछ नहीं पता। क्या? अरे पूछ लिया मैंने उनसे, मैं तो अगर वो नहीं बताएंगे तो 16 को निकल लूंगा बाहर में जाके। ये दूर भी है ना यार, 5-6 दिन तो रह के आना पड़ेगा ना। वही तो। क्या? यहाँ पे बैठता हूँ 7 बजे, सुबह 5 बजे पहुँच जाता हूँ। यहाँ से शाम को इंटरसिटी जाती है ना, तो वो इंटरसिटी, ये लिख लो। कई बार क्या इनके पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यार उधर से, हम 8-10 लोग हैं जो साथ में जाते हैं। क्या? उसमें भी इतना ही लगता है, रात में 8 बजे बैठो, सुबह 7-8 बजे। 10 घंटे में पहुंचा देती कोई भी बस हो या ट्रेन हो, 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। आए हो उज्जैन? उज्जैन आए हो? ठीक है, ये लगा पूछ लेता हूँ। देख लिया ये? क्या? देखो ये वोट, वोट का जो मिनी में वोट का लगा के तेरा ये वोट का 60 से 80% अल्कोहल वाला होता है। हाँ वोट का बहुत महंगा आता है। जो वोट का होता है वो मेनली गोवा गोवा वगैरह में बहुत पिया जाता है वोट का। और टकीला वकीला नहीं है यार, अंग लगा के रंग लगा के टकीला में सही है। क्या? वो कुछ भी नहीं, बहुत सारे सॉन्ग है ऐसे तो। वो ताड़ी जो वर्ड आया था उसका भी एक गाना है, आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो? जमरू, जमरू गाना सुना है? क्या? बना लो, तुम्हारी इच्छा हो तो। एक नया डिस्कवरी,
नई डिस्कवरी आएगी। ये लोगों को माजा पी के नशे हो रहे हैं, पता चला थोड़ी बहुत माजा हम लोग तो करते हैं। क्या होता है, कभी कॉलेज में पार्टी होती है, नहीं नशे नहीं करता। कॉलेज में पार्टी होती है ना, तो क्या होता है कि ऐसा तो बोला ही जाता है कि अब सीनियर्स बैठे हुए पिला देते हैं कि पियो बेटा, पी पी नहीं पिया तो एक देंगे खींच के। बियर वगैरह, दारू बियर, हाँ एक आध बार तो पी है, तो पीता नहीं हूँ। अरे पिछली बार ठीक है यार, तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा तो एंजॉय कर लूंगा मैं। क्या तो क्या ऐसे सीनियर वगैरह बैठे रहते, तो हम लोग क्या ले अब से हम लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त थे हर्ष वगैरह, हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्प्राइट वगैरह की बोतल होती है, पैसा पूरा सीनियर ही देते हैं। अगर सीनियर पार्टी दे रहे हैं तो हम लोग को तो कोई पैसा खर्च करना नहीं होता, तो हम लोग स्प्राइट वगैरह की बोतलें बड़ी बड़ी ले जाते हैं कि सर आप ये पिएंगे बैठ के। तो सर लोग भी पी बोले ठीक है पियो, तुम लोग को जो पीना है, हमारा तो उन लोगों को तो फायदा ही हो रहा है ना, सस्ते में निपट रहे हैं वो लोग। तो अगर स्प्राइट वगैरह तो उनकी तुलना में सस्ती आती है, तो वैसा लिख लिया ये। करे चैप्टर खत्म, किक ऑफ कर दे तो जाओ। जाओ जाओ जाओ। अब वैसे तो हो जाएगा चैप्टर, अब एक क्लास भी नहीं लगेगी अब तो इसमें, अपन फिर उसके बाद वो स्टार्ट कर देंगे। चले जाओ जिसको घर वाले बुला रहे हैं। ठीक है यहीं पे अपन खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। क्या क्या रहना दो, हाँ तो वही तो बहुत ही तो कर रहा हूँ कि ठीक है जाओ, कर रहा हूँ एंड ही कर रहा हूँ भाई, थक गया मुझे, समझ आ गया तो थक गया।